गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी। अक्टूबर 2023 का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट। तो एक बार देख लेते हैं सर, पहले कौन से क्वेश्चन दिखे जो पिछली क्लासेस में करके आ चुके हैं वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। Geographical Indication Registry has recently awarded geographical indication tags to a collective of 8 distinct products. Among these recently awarded GI tags, which of the following products belongs to Arunachal Pradesh? देखो, अरुणाचल प्रदेश के पास अक्टूबर से पहले पहले 2 GI टैग्स थे। 3 GI टैग और एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो सवाल यही है, इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो अरुणाचल का। वालेकुम सलाम मेजिंग। हाँ जी सर, बताइए जरा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। करेक्ट आंसर इज खामती राइस। खामती राइस है आपका, ठीक है। टोटल 3 प्रोडक्ट्स हमने देखे थे जो अभी रिसेंटली में अरुणाचल के जिन्हें जीआई टैग मिला। याक चुरपी, खामती राइस, सांगसा टेक्सटाइल। 2 और हैं सर जो पहले से थे। एक तो ईदू मिश्मी टेक्सटाइल, ठीक है, ईदू मिश्मी टेक्सटाइल। और एक आपका वाकरा ऑरेंजेस। वाकरा ऑरेंजेस, इन दोनों के पास ऑलरेडी जीआई टैग था, उसमें 3 प्रोडक्ट्स आपका और ऐड हो गए। ठीक है ना। ये पिछली क्लास हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पिछली क्लासेस में कर चुके थे ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 70 तक हाँ पिछली क्लासेस में हो गया था। ये बताइएगा जरा। अच्छा, जीआई टैग पे इस बार क्वेश्चन भी आया था, आपने देखा होगा जीआई टैग पे क्वेश्चन भी आया था। नहीं, आदि केकर को नहीं मिला है। जो मैंने आपको टोटल ये 5 गिना है, इन्हीं को मिला है। उसके लिए बात चली थी, वो प्रपोजल भेजा गया था, बट जो अभी फाइनल हुआ है, जब वो अभी वो प्रपोजल में है ना, अभी वो एक्सेप्ट ही हुआ है, अभी फाइनल यही 5 है आपका। तो DRI has successfully rescued nearly 1,000 live baby gangetic turtles। अभी रिसेंटली में ये न्यूज आई थी, बेबी गैंगेटिक टर्टल्स को DRI ने रेस्क्यू किया। तो वो किस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू किया गया था, बताइएगा जरा एक बार। हाँ बिल्कुल, कछुए से रिलेटेड ही नाम था बिल्कुल। इट वाज ऑपरेशन कच्छा, ठीक है। इट वाज ऑपरेशन कच्छा। हाँ, कल हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। इंडिया श्रीलंका के बीच एक फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। तो ये सर्विस कौन कौन सी 2 लोकेशंस को कनेक्ट करता है? तो इंडिया की तरफ से तमिलनाडु और श्रीलंका की तरफ से जब जाफना, इन 2 एरियाज को ये कनेक्ट करता है। बट तमिलनाडु और जाफना में वो कौन कौन से 2 एरिया है? तो इट वाज नागापट्टिनम एंड कांकेस संतुराई। तो ऑप्शन सी वाज करेक्ट, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो सर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, 70 तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो ये 65 था, ये 67 था, ये क्वेश्चन नंबर 69, ये 70। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड किया था ना। चलो, अब जो गलतियां हो चुकी हैं हो चुकी हैं, अब उसको छोड़ दो, अब आप इस पे फोकस करो, ठीक है ना। हाँ, तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो अभी 107, 109, 111 या 113, बताइए जरा। तो करेक्ट आंसर होगा 111, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, तो 70 क्वेश्चन हो गए थे आज का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर।
As per recent approval by International Olympic Committee's executive board, which of the following sports will be featured in 2028 Los Angeles Olympics? बताइए, as per recent approval by International Olympic Committee's executive board, which of the following sports will be featured in 2028 Los Angeles Olympics? Distance plunging, rope climbing, cricket, water motor sports. अभी देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंडिया में इसका मीटिंग हुआ था, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है ना। तो मैंने कहा भी था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। तो अभी इनमें से एक और गेम है जो 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी मिल रही है कि 2028 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर हो रहे हैं? एलए, लॉस एंजलिस, अमेरिका में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन सा स्पोर्ट फीचर हो रहा है इसमें, तो इट इज, चार ऑप्शंस में से अगर देखें तो इट इज क्रिकेट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में, उसमें जो प्रपोजल आया है 5 स्पोर्ट्स को ऐड करने का आया, उसको अप्रूवल भी मिल गई। मतलब ओलंपिक्स में 4 स्पोर्ट्स और ऐड हो गए। कौन सा सर? एक तो बेसबॉल या कह लो सॉफ्ट बॉल, दूसरा T20 क्रिकेट, एक है सर आपका फ्लैग फुटबॉल, एक है आपका लैक्रोस, और एक है आपका स्क्वैश, ठीक है। तो ये 5 स्पोर्ट्स और एडिशन में आ गए हैं फॉर एलए 2028 ओलंपिक्स, ठीक है। ये देखो स्पोर्ट्स के जो भी क्वेश्चन है ना, बाय हार्ट इसको याद कर लिया करो। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ लगभग उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं। इस बार के सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके फंसे हैं, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बाय हार्ट कर लिया करो। इसको अलग से जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो ना, इसको अलग से निकाल के एक जगह इसको कलेक्ट करके रखते जाओ, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सर बेहद ही जरूरी है आपके लिए, इसको मद्देनजर रखिए, ठीक है ना सर। चलिए, बात समझ में आ रही है, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 is, as per recent information, who among the following will be honored with prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 54th International Film Festival of India, Goa 2023। इफ्फी के बारे में सर सवाल आया। हर साल हर साल क्या था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है इंडिया में, ठीक है। इंटरनेशनल जितने भी मूवीज वगैरह होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें से एक अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अभी ये 54th इवेंट हुआ था। हर साल इफ्फी कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। तो ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? अवार्ड के क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार आप देख लो, वो नॉर्मन बॉर्लो अवार्ड पे सवाल आया था इस बार, ठीक है ना, वो भी आपको करवा रखा था मैंने। तो अवार्ड्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। तो कुछ भी, कई लोग कह रहे हैं बाहर से था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% अगर पेपर सीधा सीधा अगर आपके नोट से फंस रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सर बहुत टफ था। टफ था मतलब, लेकिन कवर सब था, क्योंकि मैंने इस हिसाब से आपको पढ़ा रखा है कि आपका अगर टफ भी पेपर आ जाए तो आप उसको टैकल कर पाओ। ओके, हाँ। तो अगर पसंद कमला जी आप पढ़ के गए थे तो डेफिनेटली आपको फायदा हुआ होगा। चलो, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा 2023 किसने जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद इट? बताइए जरा। तो भैया करेक्ट आंसर इज माइकल डॉगलस, ठीक है ना, माइकल डॉगलस। तो इस बार का जो ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर माइकल डॉगलस को दिया गया है। ये अवार्ड है क्या सर? ये अवार्ड कौन देता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया देता है, ओवरऑल जिसका कंट्रीब्यूशन रहा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा, ठीक है। ये अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी 1999 से, है ना। जो 30th इफ्फी था, जैसे अभी 54th इफ्फी इवेंट हुआ था, जो 30th इफ्फी इवेंट हुआ था तब से इस अवार्ड को शुरू किया गया था। इफ्फी की बात कर लेते हैं सर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये सर 1952 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। 1952 से स्टार्ट हुआ है। अभी ये हर साल कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है।
पहले नहीं होता था। 2004 से अगर हम लगा लें तो जो 2004 से ये हर साल कहाँ पर हो रहा है, गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है, देखो मेन तो इसमें भारत सरकार है। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स और गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये तीनों मिलकर इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है इंडिया में? इंडिया में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, तो वो कौन है सर? वैसे वो थोड़ा न्यूज में रहते हैं, फेमस मिनिस्टर है, आप बता पाएंगे? हाँ जी। अरे सर, ये तो एक्सपेक्ट करते हैं। नो आइडिया। अनुराग ठाकुर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है फाइनेंस में, ठीक है, अनुराग ठाकुर, नाम ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, जो मेरा करंट अफेयर्स का कराने का तरीका है वो यही है कि अगर आपसे कोई भी एक चीज करंट अफेयर्स में थी तो उससे रिलेटेड हर चीज आपको पढ़ा देनी है। अब हो सकता है एग्जामिनर माइकल डगलस पे सवाल ना बना के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे सवाल बना दे कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये आपका क्या कहते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो सिर्फ आपको टू द पॉइंट उस पर नहीं रहना कि करंट में इफेक्ट न्यूज में क्या था, उससे रिलेटेड जो जो भी फैक्ट्स हैं सब बनने चाहिए। जैसे जीआई टैग्स न्यूज में रहते हैं, तो उसने ये नहीं पूछा ये जीआई टैग किसको मिला, ये जीआई टैग, उसने कहा सीधे सवाल बताओ फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ जो एडिशनल उसके आसपास की नॉलेज है वो भी हमें एक्वायर करना जरूरी है। तभी इस तरह का जो बहुत रैंडम पेपर, बहुत ही डाइवर्सिटी वाला पेपर बोला जा रहा है, इस तरह के पेपर आप तभी टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ सर। रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज नॉमिनेटेड whom फॉर द मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह। बताइए सर। रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज नॉमिनेटेड whom फॉर द मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह। बताइए सर। हाँ जी, वर्ल्ड एथलेटिक्स एज नॉमिनेटेड होम फॉर द मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। बिल्कुल सही बात। इट वाज नीरज चोपड़ा। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स, हैज ऑफिशियली नॉमिनेटेड नीरज चोपड़ा फॉर द प्रेस्टिजियस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज डिस्क्लोज्ड द अप्रूवल ऑफ 7 crucial bridge projects in which of the following states UTs under the Setu Bandhan scheme under Central Road and Infrastructure Fund? बताइए सर। अब देखो, यही परेशानी होती है जो सिलेक्शन कई स्टूडेंट्स के रह जाते हैं या जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, रीजन के साथ यही जुड़ा हुआ है। अभी एग्जाम खत्म हो गया, फ्री हो गए, ठीक है, अभी स्टेनोग्राफर का जो उन्होंने अप्लाई भी किया उन्हें मतलब नहीं सर, चल रहा है, चलने दो करंट अफेयर्स। जब एग्जाम होगा उससे 2 हफ्ते पहले सब करंट अफेयर्स क्लास ज्वाइन करना शुरू करेंगे, फिर पीडीएफ के लिए ये सर उसकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ।
ये 4 दिन की तैयारी वाला एग्जाम नहीं है सर, थोड़ा सा पहले से आपको एफर्ट मारना पड़ता है। चलो ये तो सर मतलब चुल्लू भर पानी में डूबने वाला सवाल है अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो, क्योंकि ये आपके एरिया का क्वेश्चन है न, अभी न्यूज में पड़ा होगा है ना, इतना अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अभी हाईवे मिनिस्ट्री ने 7 ब्रिज प्रोजेक्ट अप्रूव किया अरुणाचल में अंडर द स्कीम सेतु बंधन स्कीम, ठीक है। और किस फंड से पैसा दिया जाएगा? CRIF, किस फंड से पैसा दिया जाएगा? सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अरुणाचल में 7 ब्रिज अप्रूव किए गए हैं, अभी देखेंगे पूरी लिस्ट कौन कौन से हैं। पहले देख लेते हैं ये ब्रिज बनाने का पैसा कहां से आ रहा है? CRIF से आ रहा है। और इस फंड में पैसा कहां से आता है? ये फंड बनाया गया था अंडर सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000, ठीक है। पहले इसे सेंट्रल रोड फंड कहते थे, फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पेट्रोल पे अगर आप देखोगे तो बहुत एक आपने देखा होगा उस पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ कुछ एडिशनल टैक्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेस, ठीक है ना। उस पे जब सरकार को किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा है बट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेस, ठीक है ना। अगर कोई टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है तो वो क्या कहलाता है सर? सेस कहलाता है। जैसे पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लग रहा है लेकिन अब किसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स और वसूलना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पर टैक्स की जगह वर्ड यूज कर देगी सेस, यानी वो जो आपसे टैक्स तो ले रही है एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, उस पे एक एक्स्ट्रा टैक्स तो ले लेगी जिसे हम कहते हैं सेस। तो जो पेट्रोल में आप देखोगे एक रोड सेस भी लगता है, ठीक है ना। तो वही रोड सेस से जो पैसा कमाती है सरकार उसे किस में डाल देती है? ये CRIF में डाल देती है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। और इसी पैसे से आपके 7 ब्रिज अरुणाचल में बन रहे हैं। आज लग रहा होगा सर पेट्रोल बंद पड़वाने का फायदा हो गया ना, तो वो पैसा घूम फिर के आपके पास आ रहा है। चलो जी, तो ये स्कीम देख लेते हैं, सेतु बंधन स्कीम। ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है जिसका पर्पस क्या है? रेल ओवर ब्रिजेस बनाना, है ना, रेल अंडर ब्रिजेस बनाना, स्टेट रोड पे ब्रिजेस बनाना। मतलब सेतु का मतलब ही होता है सर ब्रिज, सेतु का मतलब ही ब्रिज है। तो ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो पर्पस ये कि मान लो सर, ये मान लो एक ऐसी रोड जा रही है, एक ऐसी रोड जा रही है, तो ये बीच में चौराहा आ गया, तो यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्शन होता है तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि जहां जहां पर इस तरह का लेवल क्रॉसिंग्स आ रही हैं उनको किससे रिप्लेस कर दिया जाए? उनको रिप्लेस कर दिया जाए ब्रिज से, ताकि जैसे मान लो जिसको सीधे जाना होगा उसके लिए यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा? एक ब्रिज बन जाएगा, तो उसको यहाँ नीचे आने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा ऊपर से निकल जाएगा ना। तो और जो नीचे वाले उनके लिए हो सकता है गवर्नमेंट अलग से कोई ब्रिज बना दे। तो मतलब कुल मिला के इंटरसेक्शन जहां पर हो रहे हैं, लेवल क्रॉसिंग्स जहां पर हो रही हैं, उनको रिप्लेस करने का ये पर्पज है ना। मान लो ये रेलवे क्रॉसिंग जा रही थी यहाँ से और ये ऐसे रोड जा रहा है, तो रेलवे क्रॉसिंग बीच में आ रही है तो इसके ऊपर से एक ब्रिज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सारे काम आपका इस स्कीम के तहत किए जा रहे हैं। तो अरुणाचल में जो 7 ब्रिजेस बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ओवर पाचा रिवर, ठीक है, लचांग में, जो लाइमोया, निरेवा और सोरोबा विलेजेस को कनेक्ट करेगा। दूसरा आप देखोगे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में देखोगे वो भी पाचा रिवर पे बन रहा है, ठीक है, जो गोवांग को दोनेगांव विलेज से जोड़ेगा। तीसरा आप देखोगे लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में तीसरा दिखेगा, लोअर दिबांग वैली में, है ना। ये आपका रोइंग और अनिनी रोड को कनेक्ट करेगा। फिर वेस्ट कामेंग में देखोगे खारसा में। फिर देखोगे सर आप लोअर सियांग में देखोगे तो पिकते पॉइंट पर ओवर द रिवर साइगियन। ईस्ट सियांग में देखोगे गोपोक रिवर जो है उस पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से लोअर सुबानसिरी में देखोगे तो पान्योर नदी में देखने को आपको मिलेगा ये ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह से 7 ब्रिजेस है। तो थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि अरुणाचल में तो सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो किसी और स्टेट के लिए 7 ब्रिजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पर ये 7 ब्रिजेस की लोकेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। किस रिवर पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये 2-4 चीजें इनके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सरकार को माफ करना, क्योंकि ये जो सरकारी डेटा है PIB, ये मैंने एग्जैक्टली वहीं से उठा के इसमें रखा है, ठीक है ना। स्पेलिंग उनके हिसाब से है, ठीक है सर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ रहे हैं कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप,
ठीक है। तो ये ब्रिजेस आप याद कर लेंगे, मेनली इनकी लोकेशंस, ठीक है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये 7 ब्रिजेस आपका बन रहे हैं, ठीक है ना सर। चलो फिर आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following days has been declared as National Space Day to commemorate the success of Chandrayaan 3 mission? अभी देखो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, आपका एग्जामिनर भी जो पूछ सकता था उसने पूछ लिया। अब उससे रिलेटेड एक नेशनल स्पेस डे पे सवाल है, ठीक है ना। तो अब चंद्रयान 3 मिशन तो ऑलरेडी हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो जिस दिन चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल स्पेस डे। तो वो कौन सा दिन है? अब ये एग्जाम में आराम से पूछ सकते हैं कि बताओ नेशनल स्पेस डे किस दिन होता है सर, तो दैट इज योर 23 अगस्त, ठीक है, क्योंकि 23 अगस्त वाज द डेट जिस दिन चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली आपका लैंड हुआ था मून पर, ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए सरकार ने अनाउंस किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे, ठीक है, इट विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। चलिए सर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ ये देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे ये क्वेश्चन है, ये मैंने इसको वैसे तो अपना इंडियन ज्योग्राफी में रखा था ये पोर्शन, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स मैंने वहां पर पढ़ाए हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दो होते हैं। तो उसमें जो उस पर अभी काम शुरू हो गया था, अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ईस्टर्न वाला तो कंप्लीट हो गया है, तो जो ईस्टर्न वाला है वो कंप्लीट हो गया है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। सवाल ये है ये कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगा? आपका बर्थ डेट है, चलो एक क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री का रहा, जब भी एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री का रहेगा। ह्यूमन जी से जब भी पूछा जाएगा बर्थडे कब होता तो आप बता देना ऑन द नेशनल स्पेस डे। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगा? अब इसमें हो क्या रहा है देखो, अगर थोड़ा भी किसी ने पढ़ा होगा तो वो करेक्ट आंसर टिक करेगा पंजाब टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, बट इट इज नॉट वेस्ट बंगाल, इट इज बिहार। क्यों सर? एक्चुअली हुआ क्या है, ये प्रोजेक्ट जाना था पंजाब से वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो पंजाब के लुधियाना से शुरू होना था, और ये इधर पूरा कानपुर और ये बिहार होते हुए इसका प्लान था कहां तक, वेस्ट बंगाल के डंकुनी तक। लेकिन ये यहां तक नहीं गया, इसको बिहार में ही रोक दिया गया, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल तक नहीं जा पाया, इसको कहां पर रोक दिया गया? बिहार में ही रोक दिया गया। तो बिहार में जगह है सोननगर, ठीक है। तो जाना तो इसे डंकुनी तक था, बट ये कहां तक बना है? बिहार तक, ठीक है ना। और ये कंस्ट्रक्शन अब इसका कंप्लीट हो गया है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको और आगे एक्सटेंड कर दें, कोई बड़ी बात नहीं, एक्सटेंड ही तो करना है। तो जो आपका ये 1337 किलोमीटर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये कनेक्ट करेगा सर पंजाब का लुधियाना और बिहार का सोननगर, ठीक है। अब ये कनेक्ट करेगा पंजाब का लुधियाना और बिहार का सोननगर, इन दोनों को ये कनेक्ट करने वाला है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान रखिएगा। इसी के साथ सर एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी चल रहा है, ठीक है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है? वो सर इधर आप मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी मुंबई में। और ये कनेक्ट होगा सर आपका गुजरात का सूरत होते होते, ये पूरा राजस्थान से होते होते ये आपका जाएगा दादरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये आपका यूपी में एक जगह है दादरी, ये दिल्ली के पास है। दादरी अगर आप जाओगे तो दिल्ली के पास ही है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे ही मिल जाएगा। तो यूपी के दादरी को मुंबई के जेएनपीटी से कनेक्ट करेगा ये ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ये हो गया वेस्टर्न कॉरिडोर। ये दादरी को कनेक्ट कर रहा है किससे सर? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से। और दूसरा जो हमने देखा आपका ईस्टर्न कॉरिडोर, वो लुधियाना पंजाब से कनेक्ट कर रहा है बिहार का सोननगर, ठीक है।
तो ये सोननगर और लुधियाना, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इनका जंक्शन भी है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट भी करेंगे, तो इनका जो जंक्शन पॉइंट है वो क्या है सर, झांसी। अब देखो ये मैंने जब शुरू हुआ था तो 2020-19 में, ठीक है, तब से मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब चूंकि ये कंप्लीट होने पे आ रहा है, तो मेरा मानना ये रहता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा रेलवे के लिए, तो रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहले भी मेरा मानना था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये कंप्लीट हुआ है ईस्टर्न पार्ट, इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेन ये ध्यान रखना है ये कनेक्ट किसको कर रहे हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का मतलब क्या है सर, डेडिकेटेड मतलब स्पेशली डिजाइन किया गया है, फ्रीट मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कॉरिडोर मतलब एक पूरा पैसेज, मतलब यहाँ पर करा क्या गया है, ये लुधियाना से एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है, ठीक है ना। बिहार के सोननगर तक लुधियाना से लेकर एक एक्सक्लूसिव रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है, जिसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, सिर्फ सामान, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे उन्हीं की ट्रेन स्पेशली चलेगी। हाँ, तो मालगाड़ी जो ट्रेन होगी वही इस पे चलेगी। तो अब ऑब्वियसली बात है सिर्फ मालगाड़ी चलेगी और सीधा रूट है, तो इसको किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। वैसे क्या होता है, मान लो इसको दूसरे ट्रैक्स यूज करने पड़ते हैं, उस पे और भी दूसरी ट्रेन चलती हैं, तो जो गुड्स की ट्रेन होती है, फ्री ट्रेन होती है, उसको प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो उसको प्रायोरिटी देने के लिए स्पेशली उसके लिए एक अलग से रास्ता बना दिया गया, ठीक है, ताकि जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करना हो वो आपके लिए आसान हो जाए। और ये बहुत जरूरी भी है किसानों के लिए, ताकि आपका जो बिहार का किसान है, मान लो उसे कोई भी प्रोडक्ट अगर दिल्ली में बेचना है, तब उसके लिए आसान है सर, दिल्ली वो बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकता है इस ट्रेन की मदद से, जो पहले उसके लिए मुश्किल था। तो इससे फायदा क्या होगा, बिहार जो किसान है उसको अपॉर्चुनिटीज मिल गई। पहले अगर मान लो कोई बिहार में किसी गांव का किसान है, तो वो ज्यादा दूर तक अपना माल बेच नहीं सकता, तो आसपास की मंडी में उसे माल बेचना होगा, तो मंडी वाला भी जानता है कि माल बेचने तो ये इधर ही आएगा, तो वो उसकी मजबूरी को फायदा उठाते हुए प्राइस कम लगाएंगे। लेकिन अब चूंकि किसान को अगर मान लो उसकी लोकल मंडी में भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो तो खट से मालगाड़ी पे अपना जो माल है ला देगा और दिल्ली भेज देगा, दिल्ली वाले खरीद लेंगे, ठीक है ना। दिल्ली वाले तो वैसे ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चिल्लाते हैं, तो वो तो बिहार से कहेगा भैया प्योर ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो अब क्या है, जो किसान है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, तो इस वजह से ये आपका जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है ये बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत रेवोल्यूशनरी भी साबित होगा। 2004 में 2006 से इस पे काम चल रहा है, ठीक है, 2006 से सर इस पे काम चल रहा है, तो करीब करीब 20 साल, 2 दशक लग गए इसको पूरा करने में, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है सर। हाँ जी, तो ये चीजें क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप, कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। फिर सर अगले क्वेश्चन पे अगर क्लियर है तो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77। रिसेंटली इंडियाज, हाँ सॉरी, रिसेंटली फर्स्ट एवर शिप हैज डॉक्ड एट विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट, द पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो ये नया पोर्ट बना है, ये ट्रांसशिपमेंट के लिए बनाया गया पोर्ट, विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। देखो एक सवाल तो सीधा ये बन सकता है, विजिंजम पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर विजिंजम, नाम से लग रहा है ये गुजराती नाम लग रहा है कहीं से, विजिंजम गुजराती नाम कहाँ से लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इज केरला, ठीक है। तो ये विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट किसका है, केरला का है, और इसे केरला सरकार बना रही है, ट्रांसशिपमेंट के लिए बना रही है, ठीक है। ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, ये देखो इधर ये विजिंजम है,
केरला में यहाँ पर ये आपका पोर्ट बनाया है। किस लिए बनाया गया? ट्रांसशिपमेंट के लिए। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है सर? देखो होता क्या है, मान लो यहाँ से कोई जहाज आ रहा है, कोई शिप आ रहा है, ठीक है, और वो पूरा जर्नी ट्रैवल नहीं कर सकता, तो कई बार क्या होते हैं, मान लो ये एक पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर वो रुकेगा, यहाँ पर सामान वो किसी और शिप में ला देगा और वो शिप आगे जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ट्रांसशिपमेंट, कि एक पोर्ट पर कोई शिप आएगा, वो अपना सामान उतारेगा और दूसरे शिप में उसको चढ़ाएगा, फिर वो दूसरा शिप उस सामान को आगे कैरी ओवर करके जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। अब ट्रांसशिपमेंट करने के लिए आपको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। उसके लिए बड़े बड़े कार्गोज होते हैं, वो आपके एरिया में आते हैं, फिर वहां से आप उसे ट्रांसफर करते हो, है ना। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी थी वो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो उसी ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी के लिए विजिंजम पोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो द विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। अब ये आपका डीप वाटर प्रोजेक्ट है, यानी एक डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट का मतलब क्या होता है सर? यानी आपका यहाँ पर जो बड़े शिप्स हैं, देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये पोर्ट है, इसके आसपास जैसे जैसे आप आओगे, जो पानी की डेप्थ है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो पानी की डेप्थ कम होती जाएगी, उसकी वजह से जो बड़े शिप्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सर डीप पानी चाहिए, तभी तो वो चल पाएंगे, यहाँ उसे जमीन मिलने लगेगी तो कैसे चलेंगे। तो इसीलिए इसको एक डीप वाटर पोर्ट बनाया गया। डीप वाटर पोर्ट बनाने से फायदा क्या है? जो पूरा शिप है वो यहाँ पर आसानी से आ सकता है, ठीक है ना। वरना पहले वो पूरा बड़ा शिप यहाँ पर नहीं आ सकता था। अब कई बार क्या होता है कि मान लो बड़ा शिप आएगा, यहाँ पर माल को अनलोड करेगा और उसके छोटे छोटे शिप से भर के अलग अलग डेस्टिनेशन पे वो उसको भेजेगा, ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट के लिए जरूरी था एक डीप वाटर पोर्ट इंडिया के पास अवेलेबल हो, उसी के लिए ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट करा है केरला सरकार ने, ठीक है। इट इज डिजाइन प्राइमरीली टू cater to the transshipment and gateway container business with provision for a cruise terminal, liquid bulk berth and facilities for additional terminals। यानी ट्रांसशिपमेंट अच्छे से हो पाए। अब हो क्या रहा था, ट्रांसशिपमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो ये ट्रांसशिपमेंट के लिए ये लोग आसपास के कंट्रीज में चले जाते थे कंपनीज वाले। अब चूंकि इंडिया में अवेलेबल रहेगी तो इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। इंडिया को कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली बात है सर, जहां पर रुकेगा वो लोडिंग अनलोडिंग करेगा, तो वो पोर्ट भी तो सर उससे कुछ पैसा वसूल करेगा ना, कुछ तो अपना टैक्स लेगा, तो उससे वो पोर्ट की कमाई होगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारे लिए जरूरी था, और यही पैसा पहले किसी और कंट्री में जा रहा था, अब ये पैसा हमारे देश में आएगा, ठीक है। तो सर ट्रांसशिपमेंट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट होने से बताइए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो आजादी के 75 साल हो गए, पर फिर भी हमारे पास एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक भी अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं था, एंड दैट स्टेट इज गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। बताइए सर वो कौन सा स्टेट है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? अरे भैया, इनॉग्रेशन भी हुआ है, सिर्फ ना होना काफी नहीं, इनॉग्रेशन भी हुआ है सर। ये नहीं पूछ रहा कहाँ नहीं है, पूछ रहा है कहाँ पर अभी पहला मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। बिल्कुल लहर जी, करेक्ट आंसर इज नागालैंड, ठीक है। तो अभी नागालैंड में इनॉग्रेट किया गया है उस स्टेट का पहला मेडिकल कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। फ्री बैगी कोहिमा, ठीक है, कोहिमा कैपिटल ऑफ नागालैंड, वहां पर ही आपका क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड
रिसर्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 79। Recently, General Manoj Pandey, the Chief of Army Staff, has presented the prestigious President's Colors. ये प्रेसिडेंट कलर क्या है? ये एक अवार्ड है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट कलर्स एक अवार्ड है जो प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? किसी एक आर्मी की कोई यूनिट, कोई बटालियन, उसको स्पेसिफिकली अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो किसी आर्मी की यूनिट या बटालियन, उनका ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है प्रेसिडेंट्स कलर्स। तो जो अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने ये अवार्ड सर किसको दिया? रिसेंटली जनरल मनोज पांडे, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, has presented the prestigious President's Colors to 11 Gorkha Rifles, the Grenadiers, 3rd Battalion of the Naga Regiment या फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री। ओके, वेल करेक्ट आंसर इज 3rd Battalion of Naga Regiment। ठीक है, उनको 3 नागा भी कहते हैं। तो उनको ये प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है। इट इज द हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी bestowed अपॉन एनी मिलिट्री और यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज टिपिकली प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द प्रेसिडेंट्स एब्सेंस बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो 3rd बटालियन है नागा रेजिमेंट की, जिसको 3 नागा भी कहते हैं, वो कब बनी थी सर? अक्टूबर 1, 2009 को क्रिएट हुई थी इन हल्द्वानी। ठीक है ना। तो ये मेनली आपको कहाँ दिखेंगे? नहीं, अच्छा, ये जो हल्द्वानी है ये आपको कुमाऊं उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। रिसेंटली सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज अनवील्ड द मैस्कॉट dash and the trophy of Asian Women's Hockey Championship to be held in Ranchi। जब क्वेश्चन बना था तब नहीं हुआ था, अब हो चुका है सर। तो अभी एशिया विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, उसको किसने जीता ये बताना। और उसका जो मैस्कॉट था, उसका क्या नाम था? उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट था, क्या नाम था सर? करेक्ट आंसर इज जूही। ठीक है, तो अभी जो एशियन विमेन्स हॉकी टीम हॉकी चैंपियनशिप था, उसका जो करेक्ट आंसर है मैस्कॉट का जूही। अभी इंडिया में हुआ था सर, ये झारखंड में देखने को मिला था। ठीक है, तो इसको जीता किसने? इंडियन विमेन्स हॉकी टीम कंटिन्यूड देयर विनिंग स्ट्रीक एंड क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द झारखंड विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023। तो झारखंड में हुआ था। अब देखो, एक चीज मैं बता दूं, इस टाइम स्पोर्ट्स पे एक अलग फोकस है विमेन स्पोर्ट्स पे। ठीक है ना। तो जो विमेन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है उनको तो और अच्छे से करना है। जैसे विमेन आईपीएल पे क्वेश्चन बन चुके हैं ना, तो विमेन चैंपियनशिप पे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, आप अगर देखोगे करंट अफेयर्स में, तो विमेन स्पोर्ट्स पे भी एक क्वेश्चन बन ही रहा है हर बार। तो विमेन स्पोर्ट्स में भी अपना अलग फोकस रखना है आपको। उसके जो भी पॉइंट्स है, किसने जीता, मेन चीज दो याद रखना, उस इवेंट का विनर कौन था, विनर ध्यान रखना। और दूसरा उसका लोकेशन, वो इवेंट या वो गेम हुआ कहाँ पर था। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, तो बाकी तो मैं जो भी करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स होता जाएगा वो अपन इसमें करते जाएंगे। ठीक है ना सर। चलिए, तो आज के 80 क्वेश्चन हो गए। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी आने वाले एक हफ्ते के करीब तक या 10 दिन तक मैं करंट अफेयर क्लास नहीं लूंगा। बट हाँ, आपको मैं डेली बेसिस पे 8 बजे एक लिंक शेयर करता रहूंगा। जैसे रिवर सिस्टम हो गया, आपका नेशनल पास हो गया, तो वो क्लासेस भी आप, अभी टाइम है आपके पास, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अभी मैं करीब 10 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो तब तक ये क्लासेस करंट अफेयर्स की बंद रहेगी। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो अब आप लोगों के पास टाइम है सर, अभी जितना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अच्छा, 6 महीने का पढ़ना होता है। अभी जैसे फरवरी में मान लो एग्जाम है, तो फरवरी के लिए सर जनवरी का पढ़ लो, और पिछले 5 महीने यानी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। ठीक है ना। यानी अगस्त से पीछे का मत पढ़ना।
तो ये अगस्त से लेकर जनवरी तक है। फरवरी में चूंकि एग्जाम है तो अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ लिंक आपको ऑलरेडी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, फिर भी किसी को ना मिली हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642। तब अगस्त से पीछे मत जाना, अगस्त के आगे जाना। अभी भी देख लो सर, नवंबर में एग्जाम हुआ, आपका जो मेन करंट अफेयर्स पूछा गया है वो अगस्त और सितंबर का पूछा गया है ना। उससे पहले का मेरे ख्याल से शायद इक्का दुक्का एक शायद मई का क्वेश्चन था, मई करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था, उससे पहले का मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, है ना। फिर आपका एक क्वेश्चन अक्टूबर का था। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो करीब करीब अगस्त सितंबर महीने के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फरवरी में अगर एग्जाम दे रहे हो तो मान के चलो मेजोरिटी क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिसंबर, इस पैटर्न के हिसाब से देखो। फरवरी में आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, ठीक है ना। हाँ हाँ, 8 बजे संडे को नहीं भेजूंगा, बाकी दिन आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स अभी जो पीडीएफ नोट्स है उससे पढ़ते जाइए, उससे रिवाइज करते जाइए, ठीक है सर। चलिए फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।